नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं गैस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। मैं ऐसे प्रश्नों को चुना हूँ जो 505 का है और यही प्रश्न आपको 504 में भी पढ़ने हैं। तो आप एक का पढ़ेंगे, दूसरा का भी हो जाएगा। आप 504, 505 में देखेंगे कि कुछ बातें मिलती जुलती है और जो दोनों में मिलजुल रहा है उसका जो गैस क्वेश्चन है, VVI है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। अंत तक बने रहें। हो सकता है पहला प्रश्न आप जान रहे हो, दूसरा नहीं जान रहे हो, तीसरा जान रहे हो, चौथा नहीं जान रहे हो। इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं ये 5 प्रश्नों का आदर्श उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। प्रश्न बहुत अच्छा है और ये 505, 504 दोनों के लिए है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, मतलब आपको लिखना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसमें क्या करते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, इसका आदर्श उत्तर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। डैश लिखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ सीखने के सभी क्षेत्रों का लगातार मूल्यांकन है। यहाँ पर सीखने के सभी क्षेत्रों का लगातार मूल्यांकन, ये इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बिंदु है। इसको समझ लिए तो आप इसको किसी भी तरह से पूछा जाएगा, आप लिख सकते हैं। सभी क्षेत्र, देखिए, एक हुआ शैक्षिक क्षेत्र और दूसरा होता है सहशैक्षिक। एक होता है शैक्षणिक कार्य, दूसरा होता है गैर शैक्षणिक कार्य। शैक्षिक कार्य आपका हुआ, शैक्षिक हो गया जो आप पाठ्यपुस्तक में पढ़ाते हैं। सहशैक्षिक, हम लोग बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जो बच्चों के अंदर बुराइयां रहता है उसको हटाकर अच्छाई का प्रवेश कराते हैं, एक अच्छे नागरिक बनाते हैं। इसके लिए सहशैक्षिक क्रियाएं भी हम लोग करवाते हैं। बच्चों में कौन सा गुण है, नेतृत्व गुण है या नहीं, उसको विकास करना, स्वास्थ्य के प्रति उस जागरूक है या नहीं, खेल कूद में जागरूक है या नहीं, सामाजिकता का गुण है या नहीं, ये सभी चीज़ें सहशैक्षिक आता है और हम लोग इसके भी गुणों का विकास करते हैं। बच्चे सहशैक्षिक क्रियाओं में कहाँ तक गया, क्या कर पाता है, नहीं कर पाता है, शैक्षिक यानी वह कौन सा पाठ को लर्न किया, किस पाठ का ज्ञान उसको समझ में आ गया, किस पाठ का अवधारणा को समझ गया, इन सभी चीज़ों का लगातार मूल्यांकन। लगातार मतलब हुआ प्रतिदिन, प्रतिक्षण। आप जब क्लास में कक्षा ले रहे हो उस समय भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहता है कि आप यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं फिर भी आप वहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं, ये हुआ लगातार मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है क्या कि हमेशा मूल्यांकन सभी क्षेत्रों का, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र हो, सहशैक्षिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का लगातार मूल्यांकन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इसके अंतर्गत बच्चों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक क्षेत्रों का लगातार मूल्यांकन होता है, जो मैंने बताया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य
विद्यालय में ऐसी शिक्षण प्रक्रिया के उपयोग से है जिससे बच्चों विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। सर्वांगीण विकास, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण बात आया। सर्वांगीण विकास क्या है? बच्चों का सब कुछ विकास। एक बच्चा है जो रटने में बड़ा तेज है या समझने में बड़ा तेज है, एकदम 2 सेकंड में सब कुछ कर देता है, लेकिन उसमें सामाजिकता का गुण नहीं है, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए ये गुण नहीं है, अनुशासन उसके पास नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, नेतृत्व गुण नहीं है, अकेला रहना पसंद है, किसी से मिलना जुलना उसे अच्छा नहीं लगता है। क्या यह बच्चा आगे चल कर के अपना सर्वांगीण विकास कर पाएगा? नहीं, संभव नहीं है। तो सर्वांगीण विकास हुआ कि बच्चों का सभी क्षेत्रों में विकास करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसमें बच्चों के रुचि के अनुसार उसका सर्वांगीण विकास करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों के जीवन के शैक्षणिक पक्ष के साथ साथ संज्ञानात्मक एवं मनोक्रियात्मक पक्ष का विकास करने में सहायता प्रदान करना। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सहायता प्रदान करता है, यह एक परीक्षा नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक परीक्षा नहीं है, यह एक सहायता करने का उपकरण है, सहायता करने का एक टूल है। ये क्या सहायता करता है? बच्चों का शैक्षिक पक्ष में, बच्चों का संज्ञानात्मक पक्ष में, बच्चों का मनोक्रियात्मक पक्ष में, इन सभी चीज़ों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सहायता करता है। यह मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का मूल है। यह मूल्यांकन जितना बच्चों को सिखाने में कारगर है, उतना ही शिक्षकों को अपने शिक्षण प्रक्रिया को समझने एवं परखने का मौका देता है। यह नई नई पद्धति को अपनाने का अवसर देती है तथा प्रेरित करता है। दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने सिखाने का एक प्रक्रिया का मूल है, साथ ही साथ यह शिक्षकों के लिए भी लाभदायक है। यह शिक्षकों के लिए भी लाभदायक है। क्यों? जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं वह आपको परखने का मौका दे रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परखने का मौका दे रहा है कि आप जो शिक्षण अधिगम कर रहे हैं, यह बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, आपकी बातों को कितना अनुसरण कर रहे हैं, ये मौका देता है। यह शिक्षकों को नई नई विधि प्रयोग करने का अवसर देती है। मान लीजिए आपने बच्चों को एक जोड़ सिखाया, एक विधि से नहीं समझ में आया, उसको दूसरे विधि से भी समझाने का ये अवसर देगा। तो हमने क्या देखा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सभी क्षेत्रों का लगातार मूल्यांकन का एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यह हम लोगों को शैक्षिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आने वाली चुनौतियों को लिखें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या चुनौती है? यदि आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपने विद्यालय में करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको परेशानियां होगी, क्या क्या समस्याएं आपको आएगा, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। पहला चुनौती है प्रधानाध्यापक एवं अभिभावकों की सहयोग की कमी। आप देखेंगे कि प्रायः प्रधानाध्यापक रुचि नहीं लेते हैं, अभिभावकों का सहयोग नहीं हो पाता है। मैं सरकारी विद्यालय की बात करूं तो वहाँ पर यदि आप एक कोई शैक्षणिक क्रिया आयोजित कर रहे हैं, शैक्षणिक क्रिया, मान लीजिए क्षेत्र भ्रमण ये करना चाहते हैं गांव के विद्यालय में, ग्रामीण इलाकों में, तो एक अभिभावक का सोच क्या होता है मैं ये बताता हूँ। अभिभावक लोग समझेंगे कि मास्टर साहब का पढ़ाने का हो गया, अब बच्चों को घुमाने शुरू कर दिए। बच्चे को घुमा करके क्या सिखाएंगे? रोज तो बच्चे घूमते रहता है, घर आता है घूमते रहता है, मास्टर साहब घुमाएंगे तभी देखेगा क्या? ये एक अभिभावक का सोच होता है, तो आपको सहयोग नहीं करेगा।
अभिभावक सहयोग नहीं करते हैं, जिससे परेशानी होती है। ससमय पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। शैक्षणिक सत्र अप्रैल में स्टार्ट हो गया, किताब आ रहा है मई जून में। अब आपको इधर का मूल्यांकन कैसे करेंगे? न बच्चे पढ़े न कुछ किए, आपको हमेशा मूल्यांकन करते जाना है। ये तो कठिनाई की बात हुई। अभी आप देखेंगे सरकारी विद्यालयों में हमेशा नामांकन होते रहता है। आप अप्रैल में जाओ फिर भी नामांकन, मई में जाओ फिर भी नामांकन, दिसंबर में जाओ फिर भी नामांकन, जनवरी में जाओ फिर भी नामांकन। अब बताइए कि जो अप्रैल में गया उसका हम सीसी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो जनवरी में गया, जो दिसंबर में गया, उन सबों के साथ एक साथ में लेके चलने में परेशानी होती है। बच्चे की लगातार अनुपस्थिति, ग्रामीण इलाकों में यह परेशानी ज़्यादा होता है, यह समस्या ज़्यादा होती है ग्रामीण इलाकों में, जिससे व्यापक मूल्यांकन प्रभावित होता है। उम्र के अनुसार उचित कक्षा में नामांकन। अभी मैं झारखंड की बात करूं या मैं RTE की बात करूं, राइट टू एजुकेशन की बात मैं करूं, तो यहाँ पर उम्र के हिसाब से आपको एडमिशन लेना है। यदि किसी बच्चे का उम्र 11 साल है तो आप इसको 5वीं या 6ठी में एडमिशन कराना है, चाहे वह बच्चा कुछ जानता हो या नहीं, क ख जान रहा है या नहीं, च छ जान रहा है या नहीं, ABCD जान रहा है या नहीं, 1 2 3 जान रहा है या नहीं। ये यदि नहीं भी जान रहा है फिर भी आपको 5वीं या 6ठा में एडमिशन कराना है। अब ऐसी स्थिति में शिक्षा निधिगम में भी परेशानी, मूल्यांकन में भी परेशानी, सभी तरह से परेशानी होती है। यह समस्या है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से शिक्षा व्यवस्था को क्या लाभ है? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लाभ होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम कराएंगे स्कूल में तो क्या क्या प्रॉफिट होगी, क्या हमको लाभ होगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला, ये लिखने का तरीका आप लोग देखते जाएंगे। सबसे पहला कि यह आकलन का सही तरीका है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आकलन का सही तरीका है। इसमें बच्चों को परीक्षा का डर नहीं रहता है। ये मुख्य चीज़ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य चीज़ है कि परीक्षा का डर का समाप्त होना। पहले क्या होता था कि 3 माह पर परीक्षा होगी, फिर 6 माह पर परीक्षा होगी, 9 माह पर परीक्षा होगी और फिर वर्ष के अंत में यानी साल भर में परीक्षा होगी। परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चों में डर पैदा हो जाता था, रटने शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मेरा मूल्यांकन हो रहा है, मेरा परीक्षा हो रहा है, मेरा सर जो है आकलन कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, लेकिन हम लोग साथ साथ में उसका आकलन कर लेते हैं, जिसे वो स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ते हैं। उसको पढ़ने पर ही ध्यान रहता है, आगे सीखने पर ही ध्यान रहता है, लेकिन डरने की यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सतत व्यापक मूल्यांकन में डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, परीक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। इससे बच्चों की भागीदारी रहती है, जिससे शिक्षा अधिगम बेहतर होता है। हम एक क्रियाकलाप दे दिए बच्चों को करने के लिए, इससे हमको आकलन करना है। बच्चे जानेंगे कि हमको तो यहाँ पर क्रियाकलाप करना है। यदि कोई बच्चा जान जाता है इससे हमको नंबर मिलने वाला है तो डर जाता है, और डर करके वो अच्छा से काम नहीं कर पाता है। जैसे किसी को सामने बहुत सारे लोग हैं जो आपस में गप करेंगे तो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, बोलने में बहुत तेज रहते हैं, लेकिन उसी को माइक पर स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो पैर डगमगाने लगता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। इसी तरह बच्चों का भी होता है। जैसे आप बोल देंगे बच्चों को ये परीक्षा के लिए है तो डर जाते हैं, अच्छा चीज़ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की भागीदारी रहती है और अधिगम बेहतर होता है। इससे बच्चों को रटना नहीं पड़ता है, यह भी मुख्य पॉइंट है। अधिगम बेहतर होता है, ये दूसरा पॉइंट। रटना इसमें नहीं पड़ता है, रटन प्रणाली इसमें समाप्त हो जाती है। जब बच्चों को पता रहता है कि हमको रटना नहीं है तो उपस्थिति भी बढ़ जाती है, विद्यालय में उपस्थिति अधिक होगा। यह एक विशेष अवधि के बीच बच्चों की प्रगति को दिखाता है। बच्चे किस विषय में कहाँ पर कमज़ोर हैं पता चलता है, फलतः उस पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इस मूल्यांकन में बच्चे कहाँ पर कमज़ोर हैं ये हमको पता चल जाता है। जब हम लोगों को पता चल जाता है यह बच्चा, अमुक बच्चा यहाँ पर कमज़ोर है, इस अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है,
तो हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं और उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यह बहुत अच्छा बात है। यह शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति और शैक्षणिक रणनीति निर्माण हेतु आवश्यक है। यह क्या करता है, हम लोग शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो रणनीति बनाते हैं, इसमें यह सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाया जा सकता है। इसके द्वारा हम लोग लगातार बेहतरी कर सकते हैं। आज कुछ कल कुछ, यानी हमेशा इसका ग्राफ ऊंचा की ओर जाएगा, बेहतर आपका बनते जाएगा, हमेशा बेहतर। आज 5%, कल 10%, 15%, यह बेहतरी की ओर ले जाता है। आप यहाँ पर चौथा प्रश्न देख पा रहे होंगे, मैं स्पीड में कर रहा हूँ चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए। एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं? एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? आप एक अच्छा मूल्यांकन करना चाहते हैं, उस अच्छा मूल्यांकन में कौन कौन सा गुण, कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? सबसे पहले विश्वसनीयता। परीक्षण विधि से किए गए मूल्यांकन का विश्वसनीय होना आवश्यक है। विश्वसनीयता का गुण अविलिखित होता है, अर्थात यदि कोई परीक्षण समान परिस्थितियों में पुनः प्रशासित किया जाए तो उसके परिणाम प्रायः समान ही रहते हैं। यहाँ पर विश्वास यानी मूल्यांकन जो होना चाहिए विश्वसनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये सभी होना चाहिए और इसमें चीटिंग का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। कहीं पर चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी उस बच्चे का फिर से मूल्यांकन करें तो जो उसकी प्रगति था, यदि अगला बार 40% लाया है तो फिर वह 40% से ज़्यादा ही लाएगा, कम नहीं लाएगा। वैधता, मूल्यांकन पूर्णतः शुद्धता के साथ होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार वैध होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, इसमें शिक्षक पक्षपाती नहीं करते हैं, शिक्षक अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार आकलन नहीं करते हैं, इसमें पूर्वाग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें स्वेच्छाचारिता एवं उच्च श्रृंखलता का कोई स्थान नहीं होता है। देखिए, पक्षपात जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर आप किसी को अधिक प्रेम करते हैं, अधिक चाहते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर पक्षपाती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सभी को एक समान नज़र, सभी यहाँ पर बराबर हैं, कोई भी अलग नहीं है। यहाँ पर शिक्षक को अपनी पसंद नापसंद के अनुसार आकलन नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी से पूर्वाग्रह यानी पहले के कोई घटना दुर्घटना से ग्रसित हैं, उसके अपोजिट में आप कोई प्रश्न देते हैं तो यह भी गलत है। ये सभी एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है। अच्छे मूल्यांकन शिक्षार्थी केंद्रित होता है। अच्छे मूल्यांकन शिक्षार्थी केंद्रित होता है, मतलब शिक्षा के द्वारा बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। हम लोग बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं शिक्षा के द्वारा। मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं। हम लोग पहले उसका जो पूर्व ज्ञान है, इस पूर्व ज्ञान से उसकी कितनी प्रगति हुआ। मान लीजिए बच्चे 2 अंक वाले जोड़ जान रहे थे, अब इसमें प्रगति होकर 3 अंक वाले जोड़ को समझा या नहीं, परिवर्तन हुआ या नहीं, ये एक मूल्यांकन, अच्छे मूल्यांकन में पता चल जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को बाल केंद्रित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। एक अच्छा मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए। विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक, मूल्यांकन प्रक्रिया में विश्लेषण होना आवश्यक है। अतः एक अच्छा मूल्यांकन
विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक होना चाहिए। अंतिम प्रश्न जो है, चाइल्ड पोर्टफोलियो की क्या आवश्यकता है। आप सभी चाइल्ड पोर्टफोलियो के बारे में जान चुके हैं, इसको बना चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात कर लूँ चूँकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों में कितनी व्यवहारगत परिवर्तन हुआ, बच्चे कितनी शैक्षिक प्रगति किए, यह चाइल्ड पोर्टफोलियो बताता है। पोर्टफोलियो में बच्चे द्वारा किए गए कार्यों को रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों में कितना परिवर्तन हुआ, उसका अनुभव कितनी थी, उसमें कितना अनुभव की वृद्धि हुआ, उसकी उपलब्धि कितनी थी, उपलब्धि में कितना बढ़ोतरी हुई, ये सभी चीज़ों की जानकारी चाइल्ड पोर्टफोलियो में होता है। यहाँ पर हम लोग बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को रखते हैं, लिखते हैं चाइल्ड पोर्टफोलियो में। प्रत्येक बच्चे का एक रिकॉर्ड फाइल तैयार करना, जिसमें उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों के ब्यौरों के साथ साथ उसके द्वारा बनाए गए, लिखे गए संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक गुण, शैक्षिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है। पोर्टफोलियो में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, उसका पर्सनल जानकारी, नाम, पिता का नाम, उम्र, जन्म तिथि, पर्सनल जानकारी के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास, गैर संज्ञानात्मक गतिविधि, शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक गतिविधि, उसने जो किया उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। अतः चाइल्ड पोर्टफोलियो बच्चों के विकास का एक बेहतरीन सहायक सामग्री है। क्यों, ये आगे मैं लिखा हूँ। यह जो है आपका एक चाइल्ड पोर्टफोलियो बेहतरीन सहायक सामग्री है, बच्चों के लिए सहायता करता है। कैसे? इससे व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों की जानकारी मिलती है। चूँकि यह जो होता है चाइल्ड पोर्टफोलियो व्यक्तिगत होता है, एक बच्चा का पर्सनल अलग अलग होता है। जब अलग अलग होता है तो उसका सभी का व्यक्तिगत रूप से जानकारी मिलती है। इसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर हम उसके विभिन्न पहलुओं को जब लिखा है तो उसका विश्लेषण भी तो हो जाता है व्यक्तिगत रूप से। बच्चों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने की प्रक्रिया का अवलोकन के साथ साथ उसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके माध्यम से बच्चों की आवश्यकता के निर्माण में मदद मिल जाती है। लक्ष्य समूह का निर्धारण होने के साथ साथ उन पर शिक्षकों के द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा मिल पाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।